Hello, hi everyone. Today I am going to discuss one important topic. We can say that of costing, which is most important for intermediate examination of CA, intermediate course and CMA as well as CS. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है आज हम समझेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके फॉर्मूलाज और फॉर्मेट्स के बारे में समझेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दो तरीके के शब्दों को जोड़कर एक टॉपिक को बनाया गया है। वन इज कॉस्टिंग, वन इज ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पर अगर हम सिंपल भाषा में भी समझें अभी के लिए, बाकी टेक्निकल बाद में समझेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी चीज को ऑपरेट करने वाले हैं हम, या हम किसी चीज को ऑपरेट करेंगे और उस ऑपरेशन को या उस ऑपरेट करने में हमें ये पता लगाना है, जो कि दूसरा शब्द है कॉस्टिंग, कि कितनी कॉस्ट आएगी। मतलब मेरी बात को समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑपरेट करते हो एक, आपका काम है बसेस चलाना। फॉर एग्जाम्पल आप बस चलाते हो, बसेस का ऑपरेशन है आपका, आप बस ऑपरेट करवाते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी बसेस हैं जो दिल्ली से नोएडा जाती हैं, ये आपका ऑपरेशन है। अब आपसे अगर किसी ने पूछ लिया, यार एक बात बताओ, आप ये जो बस का बिजनेस कर रहे हो, तो मुझे बताओ आपको इसमें प्रॉफिट कितना होता है या कितना प्रॉफिट कमाते हो। तो आप कहते हो कि यार ये कोई फिक्स थोड़ी है, ये तो जरूरी नहीं है, मैं तो कभी पैसेंजर ज्यादा बैठते हैं, कभी पैसेंजर कम बैठते हैं, तो ये कैसे पता लगाऊं मैं कि कितने बैठते हैं। तो मैंने कहा देखो, हमारे यहाँ पे एक टॉपिक है, मैं एज अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक टॉपिक बताया गया है हमारे यहाँ पर कोर्स में जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसके मदद से मैं आपके बिजनेस का कॉस्टिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये जो आप बसेस का ऑपरेशन चला रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब ये कि मैं आपकी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपसे, जो भी आप खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जो भी आप यूज कर रहे हैं, बसेस क्या है, पेट्रोल वगैरह या कितने वर्कर हैं, आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं उस इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में बिछाऊंगा, मतलब एक फॉर्मेट में उसको पूरा पैक कर दूंगा और मुझे वहां से एक आंसर मिल जाएगा और ये पता लगा लूंगा कि क्या इस ऑपरेशन को करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक चीज तो ये, या मैं इस बिजनेस में मान लो बिल्कुल नया हूं, मुझे ना बसेस का ऑपरेशन स्टार्ट करना है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू ऑपरेट द बसेस बिजनेस एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड व्हाट शुड आई चार्ज फ्रॉम द पैसेंजर, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। इन दैट केस आई आल्सो can take the help of accountant, maybe it is chartered accountant or cost accountant, who can help me in the derivation of कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब है जो भी बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे या जिसका मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका आप एक स्टेटमेंट बना दीजिए और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें लगाने वाला हूँ, और आप उसको एक फॉर्मेट में लगाकर या एक फॉर्मेट में बिछाकर मुझे बता दीजिए, और ताकि मैं ये डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे बस बस का ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली कॉस्टिंग का ना, कॉस्टिंग का आप मतलब समझिए, कॉस्टिंग होता क्या है। कॉस्टिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं। कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहले मैं कॉस्टिंग से उसका एक मीनिंग ड्राइव कर रहा हूँ कि कॉस्टिंग हम करते क्यों हैं। किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की हाँ जी, तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के प्रोसेस को, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस को, कि जब आप किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सर्विस। जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के प्रोसेस को लगाते हो या स्टार्ट करते हो या यूज करते हो, तो हम उसको बेसिकली कहते हैं कि आप उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं।
आप कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, राइट। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है मान लो किस चीज का, बस का ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ, बस का ऑपरेशन मुझे स्टार्ट करना है। तो इस बस के ऑपरेशन के लिए मुझे उसकी कॉस्ट जाननी है कि यार एक बस फॉर एग्जांपल मैं खरीद कर और उसको लीज पर दे देता हूँ या खुद चलाता हूँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, तो उसमें कितनी कॉस्ट मुझे आने वाली है ये मुझे पता लगाना है। तो इस कॉस्ट को पता लगाने के प्रोसेस को क्या बोला, इस कॉस्ट के पता लगाने के प्रोसेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो। कॉस्टिंग का मतलब मैंने बता दिया कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को पता लगाने के प्रोसेस को यूज करते हो या प्रोसेस लगाते हो तो उसे तो बेसिकली कॉस्टिंग बोला जाता है। बट यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा है कि मुझे बस का लगाना है, इसलिए बस के ऑपरेशन को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोला जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक टूल या स्पेसिफिक मेथड हमारे पास है कॉस्टिंग निकालने का, उनको नाम दिया गया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या नाम दिया गया है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मैं आपको इसकी अब टेक्निकल डेफिनेशन समझाता हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। देखो क्या मीनिंग लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब हुआ इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच रिकॉर्ड्स, मतलब एक ऐसा मेथड कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड करेगा। अब ध्यान से समझना, मैं बस का जो अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या वो चीजें यहाँ पे आने वाली है या नहीं आने वाली है। It is a method of costing which records the cost associated with। देखो कॉस्टिंग की डेफिनेशन तो आप कहीं पर भी समझ लो। कॉस्टिंग की डेफिनेशन का मतलब तो यही रहने वाला है कि कॉस्टिंग की डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड करना किसी भी चीज की कॉस्ट को, तो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर वर्ड या यूज हो रहा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो उसी से रिलेट कर दिया। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच रिकॉर्ड्स, क्योंकि उसको करना ही है, ऑफ रिकॉर्ड्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है जी, प्रोवाइडिंग सर्विस। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, या तो कोई सर्विस की आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं या फिर नेट टेंजिबल प्रोडक्ट्स। क्या वर्ड यूज हुआ, नेट टेंजिबल प्रोडक्ट्स। मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं, और सर्विस को आप छू या देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होती है। बट अगर सर्विस या नेट टेंजिबल प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई मेथड चाहिए, तो उस मेथड का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोलो बात समझ में आती है, डेफिनेशन समझ में आती है। ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना, की कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो डेफिनेशन मैंने उठा ली यहाँ से, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच रिकॉर्ड्स द कॉस्ट। ऐसा मेथड कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड करता है कॉस्ट को, किसकी कॉस्ट को, विच इज एसोसिएटेड विद, या तो सर्विस, या तो सर्विस के साथ एसोसिएट होगी या किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होगी। अब उसके एग्जांपल हमने कुछ ले लिए बिकॉज क्योंकि इसमें यही मेन होते हैं और इसी के साथ हम काम करने वाले हैं। तो अब हमने इसमें एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल कौन सा है जी, ये देखो जरा। एग्जांपल है या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, ये यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड, क्या यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग। या एक वर्ड और यूज हो रहा है यहाँ पे, होटल। होटल की कॉस्टिंग भी इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब अगर होटल वगैरह कोई ऑपरेशन करना चाहता है, ऑपरेट करना चाहता है, होटल का बिजनेस ऑपरेट करना चाहता है, और उसको भी अपने होटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार मैं अगर ये 4 स्टोरी होटल बनाता हूँ जिसमें इतने बेड्स होंगे, इतने लोग होंगे, और इस तरीके का होटल होगा, और ये सर्विस मैं दूंगा, और इस तरीके का मैं काम करूंगा, तो क्या मुझे कितनी कॉस्ट आएगी पर बेड पर होटल, मुझे वो जानना है। तो मुझे प्रॉफिट लगा के एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, तो उसमें भी कौन सा टूल यूज होने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। या फिर हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, सेम, कि कितने पेशेंट्स का बेड बना रहे हैं या कितने लोगों के लिए बेड बना रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक और वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, पावर। पावर के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पर यूनिट अगर आपको खर्चा निकालना है कि व्हाट इज माय पर यूनिट एक्सपेंसेस,
to provide electricity or power to a residential area or to a commercial area or to a person, मतलब जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहिए। कैंटीन में अगर आप निकालना चाहते हैं कि मैंने एक फॉर एग्जांपल बहुत बड़े स्कूल की कैंटीन जो 400 सीटेड की है उसको मैं अगर रेंट पे ले लेता हूँ और जिसमें मैं इतने लोगों को मतलब बिठाऊंगा और खाना खिलाऊंगा, तो क्या वो कैंटीन चलाने में मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। मतलब इस तरीके की कॉस्टिंग, इस तरीके के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालने के लिए जो मेथड आपको यूज करना है, मैं पहले तो डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, उस मेथड का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या है सर? कुछ नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिंपल सा एक टूल है, टूल कह सकते हो, मेथड कह सकते हो, जो रिकॉर्ड करता है सर्विस या प्रोडक्ट की कॉस्ट को। सही बात है। वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर या तो होटल हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बोलो जी, बोले यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आती है, समझ में आती है। अब मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, अब हम चलते हैं एक नए फॉर्मेट की तरफ। मैं सीधा आपको पहले फॉर्मेट पे ले जाता हूँ कि कैसे हम इसकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने वाले हैं, ताकि इजी रखें चीज़ों को, ये डेफिनेशंस वगैरह बाद में समझ लेंगे हम। ठीक है जी। अब मैंने ये लगाया यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरा एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, अब मैं इसकी जब कॉस्टिंग निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक फॉर्मेट बताओ या एक मेथड बताओ कि हाउ टू कैलकुलेट आवर कॉस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसके भी आने से पहले मैं आपको यहाँ ले आता हूँ और एक नया पेज ले लेते हैं। आइए, हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, मैं मान लो मुझे एक क्या करना है, मुझे 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 बस का ये भी एग्जांपल लेके चलते हैं, तो बस ऑपरेट करनी है, बस ऑपरेशन है। ठीक है जी, बस का ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो मैं बस के लिए एक कॉस्टिंग निकालना चाह रहा हूँ और बस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है और क्या कॉस्ट आने वाली है, तो पता लग जाए मैं बस का ऑपरेशन करूँ या नहीं करूँ। अब देखो, खर्चे जो होते हैं ना, एक्सपेंसेस जो होते हैं, अब कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो भैया अभी मैं प्राइस पर नहीं आया। कॉस्ट में अगर आप क्या जोड़ें, प्रॉफिट जोड़ें, तो आपको एक किसी कमोडिटी या सर्विस का क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। ये हमने बचपन में छोटी क्लासेस में सीख लिया था, इंटरमीडिएट में ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा। अच्छा जी, अब मैं किस में आ गया हूँ, कॉस्ट में। मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट कैसे निकालें। तो हमने क्या सीखा है यार, इसके अंदर कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट दो तरीके, दो डिवीजन में बांटा हुआ है उसको। एक हमने नाम दिया हुआ है कुछ फिक्स टाइप की कॉस्ट होती है, और एक हमने नाम दिया हुआ है कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिनका नेचर कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये तो आपको पता ही है, ये हमने 12th में इकोनॉमिक्स में भी शायद कहीं पे कॉस्टिंग का एक टॉपिक हुआ करता था, माइक्रो में, वहां पर भी सीखा है या 11th में सीखा है, राइट। तो कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं और कुछ कैसी कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। मैं इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन और बता देता हूँ, ऑल्दो इसमें यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच remains fixed whether output increases, decreases or remains zero। मतलब सर कि भाई, अगर आपका आउटपुट, ये रहा आउटपुट, अगर आपका आउटपुट बढ़े, घटे, या आपका आउटपुट नहीं हो, आउटपुट का मतलब यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन से, ये हम इसी तरीके से इसको सीखा करते थे। या तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है, या हो सकता है आपका आउटपुट घट रहा है, या हो सकता है आपका आउटपुट हो ही नहीं रहा। इन तीनों सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कैसी रहती है जी, फिक्स्ड रहती है, नहीं चेंज होती, जो मर्जी कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, रेंट। रेंट मान लो मैंने एक रूम किराए पे लिया हुआ है या फैक्ट्री किराए पे ली हुई है जहाँ पे मैं प्रोडक्शन करता हूँ, उसका रेंट 10K है। आप एक बात बताओ, मैं वहां पे या तो हो सकता है 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं फॉर एग्जांपल, तो भी मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा सर, 10K देना पड़ेगा। हो सकता है मैं वहां पे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूं,
हाँ सर कर सकते हो। तब भी मेरे को रेंट कितना देना पड़ेगा, 10K देना पड़ेगा। या हो सकता है मेरी प्रोडक्शन वहाँ पे बंद हो जाए, मेरी मशीन बस पड़ी हुई है उधर और कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं 0 यूनिट बना रहा हूँ, तब भी वो रेंट थोड़ी छोड़ देगा। रेंट तो मुझे फिर भी कितना देना पड़ेगा, 10K देना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? मतलब फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, व्हिच रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो चेंज नहीं होने वाली है। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं, फटाफट से यहाँ पे सीख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? सर वेरिएबल कॉस्ट ना वो कॉस्ट होती हैं जो आउटपुट के बढ़ने पर बोला जाता है बढ़ती हैं, और जो आउटपुट के घटने पर बोला जाता है घटती हैं, और जो आउटपुट के जीरो रहने पर बोला जाता है जीरो रहती है। अच्छा, मतलब विच डायरेक्टली रिलेट्स, कैसे बेटा? डायरेक्टली रिलेट्स विद आउटपुट। These type of cost are called variable cost। सर जैसे 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 बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबर ली, लेबर को लिया। लेबर जो है वो पीस रेट वाली है, मतलब मेरे हिसाब से मैं फिक्स वाली लेबर की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल लेबर। तो मान लो अगर मैं बहुत सारा आउटपुट बनाता हूँ, बहुत सारा आउटपुट बनाता हूँ, तो मेरी लेबर की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। सही बात है। अगर मैं आउटपुट कम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ जी? आउटपुट अपना, अगर मैं आउटपुट अपना कम कर देता हूँ तो मेरी लेबर की कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी, मतलब नहीं आएगी एक तरीके से। भाई जब मैं कुछ बनाऊंगा ही नहीं तो लेबर लगेगी नहीं, लेबर लगेगी नहीं तो पैसा दूंगा नहीं। और अगर मैं अपना आउटपुट जीरो कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ तो बिल्कुल क्या आएगी, जीरो। मतलब अगर मैं अपना आउटपुट कम करता चला जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग लेबर भी कम होती चली जाएगी, मेरी कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। अगर मैं आउटपुट बढ़ाता चला जाऊंगा मेरी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं आउटपुट बंद कर दूंगा तो लेबर आएगी नहीं, कॉस्ट क्या आएगी, जीरो। तो देखा जाए तो ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है कि जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ रहे हैं, और जब ये घट रहा है आउटपुट तो ये भी घट रहे हैं, और जब ये जीरो है कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट और दिस टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो सर ये आपने इतना समझा तो दिया, इसका रीजन यहाँ पे कोई यूज है क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल यूज नहीं है, बट मैं हल्का सा इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाला हूँ वहां बता देता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज ले लिया। सर आप क्या यूज करने वाले हो? मैंने कहा देखो मेरे को कहाँ पे यूज होना है, अब मेरे पास जो खर्चे हैं वो भी तो उसी नेचर में आएंगे, जब मैं फिक्स अगर बस चला रहा हूँ तो या तो फिक्स नेचर में आएंगे या वेरिएबल नेचर में आएंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या करना है, अपने खर्चों को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते समय अपने खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट रखना है फिक्स, एक पार्ट रखना है वेरिएबल। मतलब जितने भी वेरिएबल नेचर के खर्चे आएंगे, जितने भी वेरिएबल नेचर के खर्चे आएंगे उनको मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि उनका नेचर अलग है। और जितने भी फिक्स नेचर के खर्चे आएंगे इनको फिक्स भी बोला जाता है, और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है स्टैंडिंग कॉस्ट या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से जी? स्टैंडिंग कॉस्ट या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ठीक आनी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिक्स खर्चों को अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। वेरिएबल खर्चों को अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी बेटा? मैं एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। सर कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी आपको। मैंने कहा हाँ जी। फिक्स और वेरिएबल को जोड़ते क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। सर किस पे डिवाइड कर देती हूँ? अब मेरे ऊपर है मैं किस तरीके की कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ। मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे फॉर एग्जाम्पल 10 बसेस है और मुझे पर बस का खर्चा जानना है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ बस यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ बस, मैंने टोटल नंबर ऑफ बस 10 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये जो 10 बसों का खर्चा टोटल मैंने अभी निकाला है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 10 बसों से तो मुझे एक बस का खर्चा मिल जाएगा। बोलो हाँ, एक बस की कॉस्ट मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पर बस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। या ऐसे हो सकता है, ये जो पूरा खर्चा मैंने निकाला था ये पूरा खर्चा एक बस का था। कितनी बस का था? फॉर एग्जाम्पल एक बस का था। एक बस का कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। कितने रुपीज? 1000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल और फिक्स दोनों को जोड़ लिए, 1000 रुपीज आई। और मुझे ये जानना है कि मेरे बस में
पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरी बस की जो कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट क्वेश्चन में बताएगा 50 पैसेंजर की है। कितने पैसेंजर की है? 50 पैसेंजर की है। तो बेटा अगर मैं इस टोटल कॉस्ट को 50 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये जो कॉस्ट मुझे मिलेगी, अभी मैं कॉस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्राइस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना। ये जो कॉस्ट मिलेगी क्या ये कॉस्ट पर पैसेंजर होगी विच इज 20? बोलो हाँ। भाई 1000 रुपये जो टोटल कॉस्ट आई किस किस को जोड़कर आई थी? फिक्स और वेरिएबल दोनों को जोड़कर आई, और वो 50 लोगों के लिए है। कितने लोगों के लिए बेटा? एक दो कितने? 50 लोगों के लिए सर। तो बेटा मैं अगर उसको 50 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे पर पर्सन कॉस्ट मिल जाएगी? मिल जाएगी हाँ सर। पर पर्सन कॉस्ट या पर पैसेंजर कॉस्ट 20, 50 लोगों की कॉस्ट टोटल कितनी हो गई? 1000। तो यही इसी सिंपल तरीके से मुझे एक कॉस्ट फॉर्मेट में अपनी डेटा को बिछाना है, डेटा को लिखना है। और अब क्वेश्चन की डिमांड हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन हो सकता है मेरे से पर पैसेंजर कॉस्ट किलोमीटर मांग ले या पर पैसेंजर मांग ले, कैसे भी मांग ले, वो एक छोटा सा एडिशन और है फॉर्मेट में, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसी तरीके से हमें बेसिकली क्वेश्चंस को करना है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं जो डेडिकेटेड फॉर्मेट है, ताकि चीजें और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो ये आ गया जी मेरा फॉर्मेट, और इसको मैं कर लेता हूँ जूम, और इसको हम थोड़ा ले लेते हैं नीचे की तरफ। ये है जी फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है सर? ये बेटा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। कौन सी कॉस्ट शीट का सर? बहुत कॉस्ट शीट पढ़ी है। ये फॉर्मेट है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का। कौन सी कॉस्ट शीट का? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का। अब देखो हमने क्या करा, हमने फिक्स खर्चों को, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, फिक्स खर्चों को आप फिक्स नेचर में बांट दो, फिक्स में लिख दो, फिक्स के हेडिंग में डाल दो, और जो वेरिएबल खर्चे होंगे उनको वेरिएबल में डाल देना, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाएगी। फिर जिसके अकॉर्डिंग एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो भी डेटा जिस तरीके से चाहिए निकालना है वो हम उस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिक्स खर्चे क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या क्या खर्चे फिक्स नेचर में हो सकते हैं? सबसे पहला देखो बेटा, सबसे पहला ड्राइवर सैलरी। अगर कौन से बेसिस पर है? मंथली बेसिस पर हो सकता है। जनरली ड्राइवर्स को मंथली ही या ईयरली ही पे किया जाता है, मतलब फिक्स रहती है उनकी सैलरी जनरली 99%। समटाइम पॉसिबल है कि आप उसको पर ट्रिप वाइज, मतलब हर जितनी बार गाड़ी चलाएगा उतनी बार देंगे तो वो वेरिएबल नेचर में चली जाएगी। बट जनरली ड्राइवर की सैलरी कैसी रहती है? फिक्स रहती है। तो हमने उसको फिक्स चार्जेस के अंदर या फिक्स कॉस्ट के अंदर लिखना है ड्राइवर सैलरी। सर ये जरूरी थोड़ी है ड्राइवर हो गए? मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी है, ड्राइवर हो भी सकता है, ड्राइवर नहीं भी हो सकता। अब आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो हॉस्पिटल के अंदर तो ड्राइवर नहीं होगा, हाँ, लेकिन हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में ड्राइवर हो सकता है। कैंटीन चला रहे हो तो कैंटीन में तो ड्राइवर नहीं होगा, बट हो सकता है कैंटीन का सामान लाने के लिए ड्राइवर हो आपके पास। तो इफ माइट वी कॉल हिम ड्राइवर, मैनेजर, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, ऑफिस स्टाफ, सम नाम कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी पर्सन की सैलरी फिक्स नेचर की है, आप उसको फिक्स सैलरी या फिक्स चार्जेस में लिखेंगे। बोलो बात समझ में आती है पहली चीज? हाँ। अब देखो इन्होंने बता भी दिया हमने यहाँ पर कि भाई क्लीनर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ड्राइवर ही, मैनेजर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। पॉइंट इज दैट कि क्या उसको फिक्स नेचर का खर्चा मिल रहा है या फिक्स चार्जेस है? हाँ जी, फिक्स में आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये दूसरे नंबर पे आ गया मेरा। तीसरा, तीसरा क्या है सर? स्टाफ। स्टाफ आपके पास हो सकता है या अप्रेंटिस करके कुछ होते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रेनी कह लो या वर्कर कह लो। स्टाफ आपका, आपके स्टाफ मान लो आपने 15 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है ये हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो उनको भी तो आप सैलरी दे रहे होंगे या कुछ चार्जेस दे रहे होंगे फिक्स नेचर की, वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और क्या खर्चे आ रहे हैं जी? एक और खर्चा देखो जी, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हीकल। आपके पास कोई व्हीकल है, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम। सर वो तो वेरिएबल होता है। अरे ऐसे कैसे वेरिएबल होता है? इंश्योरेंस का प्रीमियम तो फिक्स नेचर का होता है, आप एक बार दे देते हो पूरे साल के लिए बुक, खत्म।
तो फिक्स हो गया ना, चेंज तो नहीं होगा ना बाद में, हाँ जी नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया जी, उसके बाद आ गया आपका सर रोड टैक्स, हाँ रोड टैक्स भी फिक्स होता है सर, एक बार दे दो, या लाइसेंस फीस, आप जब गाड़ी चलाते हो तो कुछ लाइसेंस फीस लगती है, या परमिट चार्जेस कह सकते हो कमर्शियल में, अब एक बार दिया, साल या महीने की छुट्टी साल की होती है जनरली, तो ये भी फिक्स नेचर का हो गया, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और क्या आ गया जी, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। अब ये क्या है सर, बेटा हो सकता है आपने ये जो व्हीकल है, ये आपने लोन लेके आपने उस व्हीकल को खरीदा है ना, तो उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने या हर साल पे करना पड़ेगा, जनरली पूरे साल का है और मंथली वो ले लिए करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी फिक्स हो गया आपके लिए, आप वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है सर, लिख देंगे। और क्या है, और है गैराज रेंट, हाँ सर, आपको जो व्हीकल है उसको खड़ा करने के लिए कहीं पे रात को आपने गैराज भी लिया होगा, उस गैराज का रेंट भी कैसा हुआ, फिक्स नेचर का हुआ, तो वो भी हमारे फिक्स खर्चों में आएगा। अच्छा सर, और क्या लिख देंगे, फिर क्या आया, नेक्स्ट आया डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल इन चार्ज ऑन टाइम बेसिस, जनरली डेप्रिसिएशन जनरली बता रहा हूँ मैं, या आपने दो मेथड सीखे हैं एसएलएम या डब्ल्यूडीबी, जनरली वो उसकी मेथड के अकॉर्डिंग पूरे साल का एक ही बार चार्ज कर देते हैं कि भाई हम अपनी बस पर डेप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर चार्ज करेंगे, तो 10% फिक्स हो गया ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या डब्ल्यूडीबी भी लगाएंगे तो फिक्स हो गया, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ अगर आप बोलते हो नहीं नहीं हम तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे पर किलोमीटर रन, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर किलोमीटर रन, तो सर पर किलोमीटर तो मतलब ये हो गया जितनी चलेगी उतने पे डेप्रिसिएशन, नहीं चलेगी तो नहीं डेप्रिसिएशन, मैंने कहा हाँ, फिर वो वेरिएबल नहीं चल रहा है, फिर नहीं फिक्स में आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरली वेरिएबल होते हैं, बट अगर हमें बोला जाए कि टाइम बेसिस पे हो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है टाइम बेसिस पे ले लेंगे जी, फिक्स हो गया, तो मेरे लिए इस तरीके के खर्चे जोड़ जोड़ के मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा बेटा, टोटल फिक्स चार्जेस पर, कहाँ पे पहुंच गया बेटा, टोटल फिक्स चार्जेस पर, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको भी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये बात समझ में आती है आपको, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, टोटल फिक्स चार्जेस को मैंने क्या नाम दे दिया जी, ए सर, ए नाम दे दिया आपने, मैंने कहा जी ए नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है वेरिएबल खर्चे, कौन से खर्चे, वेरिएबल खर्चे, हाँ हाँ सर, चलो चलो चलो, ये आ गया जी वेरिएबल खर्चे पे, फिर हमने एक नेक्स्ट कॉलम बनाया वेरिएबल का, ये इसको मैं अभी से नाम दे रहा हूँ बी, क्योंकि वो ए था, ये बी है। अब वेरिएबल में क्या है, पेट्रोल डीजल या गैस पर इफेक्टिव किलोमीटर, पर इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव वर्ड अभी हो सकता है कंफ्यूज करें, छोड़ दो, आप मान के चलो पर किलोमीटर, तो बेटा जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतने किलोमीटर का पेट्रोल लगेगा, या उतने किलोमीटर पे डीजल लगेगा, या उतने किलोमीटर पे गैस लगेगी, तो ये हमारा कैसा हो गया सर, ये हमारा वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो किलोमीटर के रनिंग के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो इसलिए वेरिएबल है। ये देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पर भी आया सर, ऊपर भी तो आया था, मैंने कहा हाँ, ऊपर जो आया था वो टाइम बेसिस पे आया था, नीचे जो आया है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस किलोमीटर बेसिस पे आया है, तो जनरली यही होता है कि पर किलोमीटर कितना खर्चा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो हम वेरिएबल मान लेंगे। इफ रिपेयर्स इज डन ऑन यूसेज बेसिस, लिखा है ना यूसेज बेसिस, वहां पे था टाइम बेसिस, यहाँ पे क्या आ गया यूसेज बेसिस। तीसरा, अब कई बार डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि नहीं जी हम तो लेंगे इन चार्ज ऑन यूसेज बेसिस की, इतने किलोमीटर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, तो सही है, अगर वेरिएबल नेचर का है तो वेरिएबल में डाल देंगे, फिक्स नेचर का है तो फिक्स में डाल देंगे, ठीक है सर, ठीक है। टायर्स, टायर्स या ऑयल, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, टायर्स ऑयल पर किलोमीटर, इफेक्टिव वर्ड को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर अगर टायर इफेक्टिव का खर्चा आ रहा है तो ठीक है, टायर ऑयल का हम डाल देंगे वेरिएबल में। और क्या है जी, और भी है सर, ड्राइवर सैलरी, सर आपने तो कहा था फिक्स होती है, मैंने कहा फिक्स होती है जनरली, बट क्वेश्चन अगर आपसे बोलेगा कि नहीं हम तो डेली बेसिस पे देते हैं, तो क्वेश्चन से लड़ने मत लग जाना, नहीं नहीं मुझे तो पढ़ाया गया है कि सैलरी तो हमेशा फिक्स होती है, मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन की डिमांड सीखो, क्वेश्चन की डिमांड पे क्या लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड पे अगर तो मंथली बेसिस लिखा है देन इट इज फिक्स, क्वेश्चन की डिमांड पे डेली बेसिस लिखा है तो बेटा वो वेरिएबल माना जाएगा। ये सब वेरिएबल खर्चे जब आप लिख देंगे तो आप टोटल कर देना इसका, तो इसको आप नाम दे देना पी, क्या नाम दे देना, बी, जैसे उसको ए दिया था फिक्स को, इसको नाम दे देना पी। सर फिर क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल
टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी। ए मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड वाले, बी मतलब क्या हुआ, वेरिएबल वाले। तो इनको जोड़कर यहाँ पे अलग से लिख देंगे। लिख दोगे, हाँ सर लिख देंगे, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आता है। ए और बी को जोड़ना ही तो है, कैलकुलेटर पे हाथ रखेंगे जुड़ जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब उसके बाद सर, उसके बाद हम पता क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको अब अपना फाइनल काम करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर दोगे सर, अब आप बताओ किससे डिवाइड कर दोगे। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं जी नहीं, आप मुझे इस इंफॉर्मेशन को इस पार्ट में निकालो। फॉर एग्जांपल मैं बस चला रहा हूँ तो मुझे ये निकाल कर दो, पर पैसेंजर, पर पैसेंजर कॉस्ट निकाल कर दो। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे बता दो जरा कितने पैसेंजर आपके पास। तो क्वेश्चन ने कहा मेरे पास तो 100 पैसेंजर हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मैंने कहा ये देखो, ये है आपकी टोटल बस की कॉस्ट, ए और बी को जोड़कर आई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और इजी करने के लिए मान लेता हूँ 500 रुपये आई है। कितने रुपये आई है, 500 रुपये आई है। और आपके पास कितने पैसेंजर हैं, आपके पास 100 पैसेंजर हैं। आपने इसको क्या करना है, डिवाइड। तो क्या निकल कर आएगा आंसर, 5। इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट निकल आई एक पैसेंजर की। कितने पैसेंजर की बेटा, कितने पैसेंजर की, कितने पैसेंजर की, एक पैसेंजर की। क्या बात है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अरे सर ये तो रोता हुआ चेहरा बना दिया आपने। मैंने कहा नहीं नहीं, ये लो जी मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देते हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। एक पैसेंजर की कॉस्ट निकल कर आ गई, कितने रुपए, 5 रुपए एक पैसेंजर की कॉस्ट। बस बेटा ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है। अब हमें क्या करना है, अब सर कुछ नहीं करना है, मुद्दा समझ में आ गया, मेन में चीज समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जो किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए या किसी ऑपरेशन की कॉस्ट निकालने के लिए टूल दिया गया है कॉस्टिंग के चैप्टर में, कॉस्टिंग की बुक में, कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम से। और उस टूल में एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ये बताया है कि खर्चों को ढूंढिए, खर्चों को दो भागों में बांटिए, divide all the expenses into parts. One is fixed kharche, fixed expenses, another one is variable kharche, variable charges. Then you can add up both the expenses and divide as per the requirement of question. Question might ask you to provide cost per passenger. Question might ask you to provide कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ये सिखाने वाला हूँ, इसलिए अभी यूज ही नहीं कर रहा था। आपने एक वर्ड यूज करा, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पर पैसेंजर किलोमीटर, दो एक साथ वर्ड आ रहे हैं। क्वेश्चन माइट आस्क यू, माइट, अब मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन माइट आस्क यू टू प्रोवाइड द प्राइस। सर प्राइस तो आपने मना किया था, प्राइस कहाँ से आ गया। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है प्राइस में भी, बड़ी सिंपल सी चीज है। कॉस्टिंग जब एक बार कर लोगे उस प्रोडक्ट की, तो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन वाला ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 20% प्रॉफिट मिले पर पैसेंजर पे। कितना परसेंट प्रॉफिट मिले, मुझे प्रॉफिट मिले 20%। हाँ मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा। 20% सर किसका, कॉस्ट का। मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट पर पैसेंजर मिल गई आपको, हाँ सर मिल गई। और 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो एक पैसेंजर पे। मैंने कहा हाँ, तो 5 रुपये का अगर 20% निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये 1 रुपया आएगा। और इसको जोड़कर अगर आप एक और चीज निकाल दोगे तो दिस इज कॉल्ड प्राइस, या इसको और अच्छे टर्म में लिखूं तो फेयर पर पैसेंजर। बोलो जी बोलो, इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई, सिंपल सी चीज तो है। हाँ हाँ सर बिल्कुल सिंपल चीज है। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब मीनिंग 90% काम तो यही होना है कॉस्ट निकालने की। उसके बाद जो हल्का फुल्का चेंज करने के लिए बोलेगा हम वो चेंज कर देंगे। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, बिल्कुल आ रही है सर, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम, हाँ हाँ सर बढ़ो, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, बढ़ो बढ़ो। ये हुआ बेटा बेसिक, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब इस अगर बेसिक समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। थोड़ा और बेसिक की तरफ चलते हैं, और आपको जो मैं एक चीज पहले नहीं बता रहा था अब बता देता हूँ। ये भी नहीं, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले आई थिंक मुझे ये बता देना चाहिए, ये बिल्कुल
कॉस्ट यूनिट बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? हाँ जी सर, बता दो सर, बहुत सिंपल है। कॉस्ट यूनिट, अब मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे क्या रिक्वायरमेंट करने वाला है, दैट इज डिपेंड अपॉन कॉस्ट यूनिट, मतलब किस तरीके की कॉस्ट आपसे क्वेश्चन मांग रहा है। सर वो कैसे होता है बेटा? वो दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल कॉस्ट यूनिट और एक होती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सर और थोड़ा सिंपल सिंपल भाषा में समझा दो सिंपल चीज को। बेटा सिंपल कॉस्ट यूनिट का मतलब हुआ किसी सिंगल टाइप की कॉस्ट आपसे मांगी है, साथ में कुछ और ऐड नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ और ऐड नहीं है, सिर्फ एक सिंगल चीज मांगी है आपसे कि मुझे पर किलोमीटर कॉस्ट बता दो, या मुझे पर पैसेंजर कॉस्ट बता दो, या मुझे पर बेड कॉस्ट बता दो, या मुझे पर सीट कॉस्ट बता दो, मतलब बड़ा सिंपल है, या सिंगल पेन की कॉस्ट बता दो। तो अगर मैं कोई सिंगल टर्म में आपसे कॉस्ट की रिक्वायरमेंट करूं, इट मींस आई एम आस्किंग यू टू प्रोवाइड सिंपल कॉस्ट यूनिट। सर इसकी डेफिनेशन भी तो बताओ। ये लो जी लो, अ सिंगल कंपोनेंट is taken into consideration for measurement of cost such as per kilometer, per bed, पर बैट लिखा है, बेड बैट, पर किलो पेन, या जो भी है, मतलब जब आप एक सिंगल कंपोनेंट की कॉस्ट निकालते हो और उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड सिंपल कॉस्ट यूनिट। सर नाउ व्हाट इज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट? कंपोजिट में कुछ नहीं बेटा, कंपोजिट में हमेशा दो चीजों को, कितनी चीजों को बेटा? टू कंपोनेंट को। कितने कंपोनेंट के साथ कॉस्ट निकाली जाती है? टू कंपोनेंट के साथ। अगर कॉस्ट क्वेश्चन आपसे निकालने के लिए कह रहा है, then it is called composite cost unit, sir. It consists of two components of the cost is to be recovered on the basis of product of both of the these components, such as for example, कैसे क्वेश्चन बोलते हैं आपसे, मुझे पर पैसेंजर पर किलोमीटर एक साथ निकाल के दिखाओ। पर पैसेंजर पर किलोमीटर एक ही है। अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट जाननी है, जैसे यहाँ पर था पर किलोमीटर, इधर क्या था? सिर्फ पर किलोमीटर। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पर पैसेंजर पर किलोमीटर एक साथ कंबाइंड, या पर टन पर किलोमीटर एक साथ कंबाइंड। मतलब जब दो कंपोनेंट को जोड़कर एक सिंगल कॉस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। और जब सिंगल सिंगल बोला जाएगा, देन इट इज कॉल्ड सिंपल कॉस्ट यूनिट। देखो सर बहुत इजी है ये तो, मैं तो कह ही रहा हूँ, कॉस्टिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है बेटा इंटरमीडिएट में, इससे आसान कुछ बना नहीं है अभी तक। अगर कॉस्टिंग समझ में आ गई तो समझ लो पूरे पूरे नंबर हैं। एक एक टॉपिक अलग अलग तरीके से पूरा पूरा टॉपिक समझते चले जाओ। कॉस्टिंग से इजी कोई सब्जेक्ट है नहीं इंटरमीडिएट, चाहे वो सीएमए कर रहा हो बच्चा या सीए कर रहा हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉस्टिंग सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है मुझे, या मेरी नज़र में। सर आपको आता है इसलिए बोल रहे हो? नहीं, अगर आप उस टॉपिक को फोकसली समझ लोगे ना, उसका मीनिंग समझ लोगे, उसका बैकग्राउंड समझ लोगे, रटना नहीं किसी भी चीज को, रटोगे तो फंसोगे, कभी रटा हुआ कामयाब नहीं हो रहा है। रटने से कभी नहीं जिंदगी पार होने वाली है। समझो चीजों को, समझ लोगे तो बस हो गया काम, उसके बाद लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो सर, चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे चलते हैं। हाँ हाँ चलो जी। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बेसिकली ये पूरा चैप्टर ज्यादातर इसके क्वेश्चंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेट करेंगे, इसलिए इसके लिए हेडिंग बन गई है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। टैक्सी हो सकता है या ऑटो हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जा सकती है पर इफेक्टिव किलोमीटर। कौन से किलोमीटर की? पेन का है, पेन ये रहा। चलो हाँ जी, कौन से क्वेश्चन की कौन सी चीज की डिमांड की जा सकती है? पर इफेक्टिव किलोमीटर। एक वर्ड यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है इफेक्टिव, जो पहले फॉर्मेट में आ रहा था, मैंने कहा था 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। क्या होता है सर ये इफेक्टिव? होता क्या है ये? मैंने कहा कुछ नहीं, यहाँ पे है किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय अ टैक्सी या ऑटो, कोई भी, व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड बाय अ पैसेंजर। कह रहा है ऐसा किलोमीटर जब वो ऑक्यूपाइड होगा पैसेंजर से, तो उसको आप क्या नाम दोगे? उसको आप नाम दोगे इफेक्टिव किलोमीटर। क्या नाम दोगे? इफेक्टिव। मतलब जब तक उसके अंदर
कोई पैसेंजर बैठा है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, उतने तब तक की कॉस्ट अगर आप निकाल रहे हो तो इफेक्टिव किलोमीटर बोला जाएगा। और सर ये कौन सी हुई? कॉस्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर ट्रेवलिंग इन अ टैक्सी ऑटो ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय ईच ऑफ देम। तो उसको बोला जाएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बात समझ में आती है कि आप जब ऐसी कॉस्ट निकालो जिसमें कितने किलोमीटर ट्रेवल हुए, जिसमें कितने किलोमीटर ट्रेवल हुए और जिसमें कितने पैसेंजर्स बैठे, दोनों की एक साथ मिलकर कॉस्ट निकाल रहे हो पर पैसेंजर पर किलोमीटर। और यहाँ पे सिर्फ कितने किस चीज की निकाल रहे हो कि कितने लोगों ने ट्रेवल किया, ये कितने किलोमीटर ट्रेवल हुआ पैसेंजर द्वारा, कितने किलोमीटर ट्रेवल हुआ, तो आप उसको नाम दे रहे हो पर इफेक्टिव किलोमीटर। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर आ गए बिल्कुल। तो आओ एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत काफ़ी हद तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है वर्क आउट द एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट एंड फॉर्म द यूनिट कॉस्ट। क्या फॉर्म करना है आपको? यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब ये देखो यहाँ पर अगर ध्यान से समझो तो ये शायद मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट वाला क्वेश्चन। कौन सा? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। मतलब जहां पर दो टर्म एक साथ मांगी गई है। क्या टर्म दो है यहाँ पे? पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर भी मांगा है और किलोमीटर भी मांगा है। फॉर द ईयर एंडेड 2004-5, पूरे एक साल की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। मंथली इंफॉर्मेशन है, ज्यादातर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ईयरली है क्योंकि ईयर पूरा दिया हुआ है। फॉर अ फ्लीट ऑफ पैसेंजर बसेस बुक बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास कुछ काफी सारी बसेस हैं, उसकी फ्लीट्स हैं, उसकी फिगर उनकी बुक में से उठाकर कुछ ऐसे ऐसे है। कितनी बसें हैं उनके पास जी? 5 बसें हैं। कॉस्टिंग, एक की 50,000, एक की 120,000, एक की 45,000, एक की 55,000, एक की 80,000। तो टोटल अगर 5 बसों की कॉस्ट हम जोड़ दें तो दिस कम्स टू 3,50,000। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो आप समझ लो, कितनी बसें हैं हमारे पास? 5 बसें हैं और 5 बसों की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 3,50,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी। एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। एक, हाँ जी। हाँ जी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है जी? 3,50,000।
आगे कह रहा है ईयरली, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ईयरली डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स इज 20% ऑफ द कॉस्ट। कह रहा है जो भी कॉस्ट आएगी उसका 20% आप क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एनुअल रिपेयर्स, एक और वर्ड यूज किया है, एनुअल रिपेयर्स, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, सबका एक सब मिला जुला के खर्चा कितना है, 80% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर देखा जाए तो पहली नज़र में ये दोनों खर्चे हमारे को फिक्स नेचर के लग रहे हैं, ये भी फिक्स लग रहा है और ये भी फिक्स लग रहा है। क्यों सर फिक्स क्यों लग रहा है आपको, फिक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया है कि ईयरली डेप्रिसिएशन एक बार में 20% निकाल लीजिए कॉस्ट का और ख़त्म कीजिए। एनुअल रिपेयर से एक बार में निकाल लीजिए 80% ऑफ डेप्रिसिएशन। कह रहा है जो भी डेप्रिसिएशन आपका आएगा उसका 80% रिपेयर्स आ जाएगी। ठीक है सर, लग तो फिक्स ही रहा है। फिर आगे कह रहा है वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स, 10 ड्राइवर हैं, उनका वेजेस हमने इतना फिक्स किया है, मतलब 100 रुपीज़ पर मंथ, तो ये फिक्स हो गया। वेजेस ऑफ 20 क्लीनर्स, 50 ईच पर मंथ, ये भी फिक्स नेचर का लग रहा है। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी फिक्स हो गया 4% कैपिटल पे। रेंट ऑफ 6 गैरेजेस, 6 गैरेजेस का रेंट, जिसका एक गैराज का रेंट 50 रुपये पर मंथ, ये भी फिक्स लग रहा है। डायरेक्टर फीस फिक्स है, ऑफिस स्टैब्लिशमेंट फिक्स है, लाइसेंस फीस फिक्स है। बोलो बात समझ में आती है सर, सब कुछ ही फिक्स दिख रहा है इसमें तो, बिल्कुल अभी तक तो सब फिक्स दिख रहा है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है, रियलाइजेशन बाय सेल ऑफ ओल्ड टायर्स। कह रहा है कुछ ओल्ड टायर्स हमारे कंपनी से या ट्रांसपोर्ट कंपनी में निकल कर आते हैं जिसको हम बेच देते हैं, यहाँ से हमें 3200 रुपये 3200 रुपीज एवरी 6 मंथ रिसीव होगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी पैसे हैं या ऐसा कॉस्ट है जिससे, जिसके आने से ऐसी चीजें हैं, मतलब इनकम कह लो या रेवेन्यू कह लो, जिसके आने से मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे एक हर 6 महीने में 3200 मिल रहे हैं, तो एनुअल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे एक साल की कॉस्ट में, कितने रुपए बच जाएंगे मेरे, 6400 रुपीज बच जाएंगे। और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि 900 पैसेंजर्स टोटल, पूरे एक बार में 900 पैसेंजर्स टोटल जो है आपने कैरी किए ओवर द 1600 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बस बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन फिक्स नेचर का लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन है, भले ही एनुअली फिक्स किया गया है, ये जो डेप्रिसिएशन है और ये जो एनुअल रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसको मैं मान रहा हूँ कि क्या है, वेरिएबल है। ऑल्दो ये लिखे फिक्स नेचर के गए हैं यहाँ पे, बट मैं इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए क्या मान के चल रहा हूँ कि ये किस तरीके के खर्चे हैं, वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं। बोलो बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर कर लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच ली हमने कुछ फॉर्मेट लेने के लिए, इस तरीके का, ये हमने एक फॉर्मेट ले लिया और ये यहाँ से ले ली, ये इस तरीके से, ठीक है जी। और वापस पेन पे आ गए, इधर आते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ पे सर लिख दो, क्या लिखे जी, यहाँ पे लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द ईयर, कौन सा ईयर जी, फॉर द ईयर, कौन से ईयर की इंफॉर्मेशन थी, 2004-5। बोलो बात समझ में आती है, 2004-5। और यहाँ पे हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट, अमाउंट को रुपीस में लिख रहा हूँ। और ये पूरा क्वेश्चन मैं ईयरली बेसिस पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा ए में लिखा स्टैंडिंग, एक वर्ड यूज करा मैंने स्टैंडिंग। सर अब आप नया वर्ड ले आए, लो जी, स्टैंडिंग को क्या बोला जाता है, फिक्स बोला जाता है। तो स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस, इस तरीके से मैंने एक कॉलम बना दिया जहाँ पे सारे फिक्स चार्जेस जो होंगे मैं लिख दूंगा। तो फिक्स चार्जेस कौन कौन से हैं जो लिखने लायक हैं जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो आप जरा देखो, एक तो ये कौन सा सर, ऑफ 10 ड्राइवर्स, ये लिखा है ना, ये फिक्स है। वेजेस क्लीनर फिक्स है, ये सारे के सारे फिक्स है। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। 10 ड्राइवर्स, वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स जो हैं
10 रुपये पर ड्राइवर है। हाँ जी, तो सबसे पहला कौन सा है, यहाँ पे लिखिए। सबसे पहला खर्चा जो है आपका, वो आपका है वेजिस ऑफ ड्राइवर। वेजिस ऑफ ड्राइवर्स, 10 ड्राइवर है आपके पास। एक ड्राइवर को 100 रुपये पर मंथ देते हैं। एक का हो गया, एक महीने का हो गया 1000 रुपये। अगर 10 ड्राइवर रखे हैं तो आपने, हमें एनुअल चाहिए तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास निकल कर आ गया 12,000। बोलो बात समझ में आती है यहाँ तक? हाँ जी, आगे बढ़। हाँ जी बेटा, तो वेजेस ऑफ ड्राइवर हम लिख चुके हैं। अब हम आते हैं वेजेस ऑफ क्लीनर। 20 क्लीनर थे, 50 रुपये ईच पर मंथ पर देता है। तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये आया 20 क्लीनर, 50 रुपये पर मंथ, मुझे चाहिए 12 मंथ के, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस कम्स टू आई थिंक ऑल्सो 1000, आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो 12,000 वापस आ जाएगा। ये एक मंथ का 1000 है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12,000 रुपये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 4% बोला है, और हमने टोटल कितने रुपए की बस खरीदी है, अगर आपको याद हो, 3.5 लाख रुपए की बस खरीदी है। तो 3.5 लाख रुपए जो है ये मेरा कैपिटल माना जाएगा, और इस पर मुझे 4% एक साल का ही इंटरेस्ट रेट है। तो 4% एक साल का अगर मैं 3.5 लाख रुपए पे कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ेगा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कितना दे रहा हूँ एक साल का इंटरेस्ट। आई थिंक ये 14,000 रुपये आ रहा है, तो 14,000 रुपीज इसका लिख देते हैं। रेंट ऑफ गैराजेस, 6 गैराज थे बेटा मेरे पास। कितने गैराज थे? 6 गैराज थे। और मैं एक गैराज का कितना रेंट दे रहा था, ये भी चेक कर लेते हैं। दे रहा था रेंट 6 गैराजेस, 50 ईच। एक गैराज का रेंट 50 रुपये है और पर मंथ है। तो बेटा इसको भी ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो ये आपका आ गया 6 गैराजेस, 50 ईच पर मंथ। तो मुझे 12 महीने का चाहिए, तो इंटू 12, तो ये आ गया 6×5 = 30, 300, और 300 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3600 रुपये आ जाता है मेरा गैराज का रेंट। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस की कितनी इन्फॉर्मेशन हमें उसने बताई है, क्या कैलकुलेशन है? 4 रुपये पर मंथ है। ऑफिस का 1000 रुपये पर मंथ है। लाइसेंस का 1000 रुपये 6 मंथ है। एक के साथ डाल देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टर फीस पर मंथ है बेटा, तो 400 रुपये अगर पर मंथ है, तो मेरे पास तो 12 महीने की चाहिए, 4800 रुपीज़ आ गए। उसके बाद ऑफिस स्टैब्लिशमेंट 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 1000 अगर पर मंथ है और मुझे 12 महीने का चाहिए, तो 12,000 रुपये आ गए। उसके बाद डायरेक्टर फीस जो है, ध्यान से समझना, 1000 रुपये फॉर एवरेज 6 मंथ्स है। तो एक साल में कितने 6 मंथ्स आते हैं? 2 6 मंथ्स आते हैं। तो इसका मतलब ये 6 महीने का 1000 है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 2000। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? इसको फॉर्मेट को इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा खराब हो रहा है, एक मिनट। चलो इसी से आगे चलते हैं और इसको और बढ़ा लेते हैं। ये आपका अरे क्या प्रॉब्लम है, इसको रबड़ लो, बताओ इससे नहीं आ रहा है, वापिस लो इसको और ढंग से यूज करते हैं। कहाँ गया? चलो बेटा ठीक है, यहाँ तक चले, समझ में आया यहाँ तक। ये मेरे बेटा क्या हो गए, इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ, तो ये मेरे हो गए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। क्या हो गए?
स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको आप नाम दे सकते हैं ए। टोटल इसको जोड़ लीजिए और यहाँ पे अलग से लिख लीजिए इसको, टोटल जोड़ लीजिए और अलग से लिख लीजिए। हाँ सर, और अलग से लिख लेते हैं। तो एक है 12,000 रुपये, ध्यान से जोड़ लीजिए बेटा, 12,000, फिर आपका 12,000, फिर आपका 14,000, फिर 3,600, फिर 4,800, फिर 12,000, फिर 2,000। This comes to 60,400. If I am not wrong, this comes to 60,400. बोलो, बात समझ में आती? बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आती। अब अपने दो खर्चे जो हम मान रहे हैं कि वेरिएबल हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो दो खर्चे कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन था एक, और एक हमने उसको माना है। और यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग नंबर बी, हेडिंग डालते हैं हेडिंग नंबर बी। यहाँ पे आप लिखिए रनिंग चार्जेस। सर आपने एक और नया वर्ड यूज कर दिया बेटा, रनिंग बोलो या वेरिएबल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। रनिंग चार्जेस, ये थोड़ा सा खराब आ गया, रनिंग चार्जेस, यहाँ पे आ जाइए और इधर क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो आप कह रहे थे वेरिएबल है, मैंने कहा वेरिएबल, सॉरी फिक्स है, मैंने कहा फिक्स है, लेकिन यहाँ अजम्पशन लेते हैं कि वेरिएबल है। तो मैंने कितना लिखा जी? 3.5 लाख रुपए का। उसने बोला जो भी 20% निकाल लीजिए और ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। तो 70,000 रुपये मेरे ख्याल से निकल कर आ रहा है। 3.5 लाख का 20%, 70,000 रुपये इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। टर्म थी यहाँ पे एनुअल रिपेयर्स के नाम से, एनुअल रिपेयर्स। एनुअल रिपेयर्स क्या बोला था उसने? उसने कहा था जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा उसका 80% आप मान लेना आपका एनुअल रिपेयर्स है ना। डेप्रिसिएशन का 80%, तो 70,000 का 80% कितना आता है? 56,000। बोलो, बात समझ में आती है? आती है सर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आगे फॉर्म में, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया, और इसको हम नाम दे देते हैं पी रनिंग चार्जेस का टोटल, रनिंग चार्जेस। थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ फॉर्मेट को, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ पी, और इसको जोड़ लेते हैं। हाँ जी, कितना आ रहा था जी? एक 70,000 आ रहा था आपका, और एक आ रहा है रनिंग में 56,000 आई थिंक, राइट? हाँ जी सर। तो 7 7 5 12 1 26 हो गया मेरे ख्याल से ये, इसको जोड़, और ये आपका आ गया 1,26,000 रुपये। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप टोटल कॉस्ट। क्या लिख दीजिए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सर क्या हो गई? ए जमा बी, ए प्लस बी कर दीजिए। तो 1,26,000 तो आ रहा था, और ए आपका आ रहा था 60,400। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़कर आता है प्लस 1,26,000 कर दूं तो 1,86,400। हाउ मच? 1,86,000 इज माई टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ 5 buses इंक्लूडिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ, ने क्या मांगा है उस इंफॉर्मेशन से इसको डिवाइड कर दो। क्वेश्चन ने आपसे मांगा है पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है जी, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो सर ये पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि कैसे पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इधर वर्किंग नोट बनाते हैं छोटा सा। हाँ जी, तो वर्किंग नोट में आ गए। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल पैसेंजर
किलोमीटर्स। सर ये क्या है? ये बेटा क्वेश्चन की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग नोट बना रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला था 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट चाहिए मुझे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन पे वापस लेके जा रहा हूँ कि क्या उसने इन्फॉर्मेशन दी थी और कहाँ से हम ये चीज़ लेकर आ रहे हैं। उसने कहा था कि वर्कआउट, क्या कहा था उसने? एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट फ्रॉम द यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो बेटा मेरे पास टोटल कितने पैसेंजर हैं? ये देखो मेरे पास टोटल 900 पैसेंजर है। कितने पैसेंजर हैं? 900 पैसेंजर हैं। और कितने किलोमीटर बस चलती है? पाँचों की पाँचों 1600 चलती है। एनुअल है ये, और ये भी क्या है? एनुअल। ये मंथली नहीं है। अगर मंथली होता ना मुझे एनुअल पे लेके जाना पड़ता है, ऑलरेडी एनुअल है। तो मैं इसको टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेता हूँ और बस क्वेश्चन खत्म हमारा, जल्दी से सॉल्यूशन आ जाएगा। आई या तो इधर आ गए हम। टोटल पैसेंजर किलोमीटर 900 पैसेंजर हैं और 16 किलोमीटर एक साल में चलती है, और एक साल का ही चाहिए मुझे क्योंकि एक साल की कॉस्ट मैंने वहाँ पे लिखी है। कितनी? ये सही से बना लेते हैं, 1600। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1600 इंटू 900, देन इट कम्स टू 14,40,000। बेटा ये जो आ रहा है ना 14,40,000, दिस इज व्हाट? दिस इज सर, दिस इज पैसेंजर किलोमीटर। क्या है ये? पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपोजिट यूनिट कॉस्ट निकाल दी, कंपोजिट कर दिया है टर्म को। ये आपके पैसेंजर्स हैं और ये आपके किलोमीटर्स हैं, कितनी बस आपने चलाई, और ये एक साल का है 14,40,000। तो बस इस इंफॉर्मेशन को पिक कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल, डिवाइड कर दीजिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। कितने हैं? 14,40,000, 14,40,000। देन यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट कॉस्ट। कॉस्ट रब कैसे हुआ है? इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे ये क्या मिलेगा हमें? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। हाँ जी। तो अगर मैं 1,86,000 को 1,86,400 को 1,86,400 को डिवाइड कर दूं 14,40,000 से, देन आई विल गेट 0.29, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल गेट रुपीज। तो ऊपर लिखा ही हुआ मैंने 0.129, और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 0.13। दिस इज व्हाट? दिस इज पैसे। पैसा या पैसे? पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर अगर मैं निकालूं तो वो 13 पैसे आएगी। कितनी आएगी? 13 पैसे आएगी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये है जी आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझा है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट अगर आपको वीडियो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो आखिर मैं अगली वीडियो में उसको ट्राई करूँ और कोशिश करें हम अच्छी से अच्छी वीडियो यूट्यूब पे डाल पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। तो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 1,86,400। इसमें से एक इन्फॉर्मेशन और लेस करनी है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, रियलाइजेशन जो हमें एक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी ऑफ टायर्स। एक टायर्स करके हमारे को टायर एंड ट्यूब से कुछ पैसे मिल रहे हैं, विच इज़ आई थिंक 2,600 फॉर एवरी 6 मंथ्स। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें हटाने पड़ेंगे 3,200। दिस इज 3,200 फॉर एवरी 6 मंथ। तो हमें एक साल में टायर से कितने पैसे वापस आ जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं 3,200 इंटू 2। 6 महीने में 3,200, तो एक साल में 6,400। तो ये मुझे मिलेगी नेट टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगी बेटा? नेट टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं 186, तो 1,80,000 बचता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6,400 अगर माइनस कर दिया तो 1,80,000। यहाँ पे आके हमें डिवाइड करना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। किससे डिवाइड करना है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर है टोटल।
इससे अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो आप विच इज व्हाट पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो अगर मैं 1,80,000 को 14,40,000 से डिवाइड करता हूँ तो 12.125 दिस इज पैसा में आया है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, दिस इज द माई पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो में अगर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं या कुछ अभी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो हम उसको पक्का इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।